हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, आज का अपना चैप्टर। बेटा आज हम करने वाले हैं ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। पहले मैंने सोचा था इसे मैं ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल के साथ कराऊंगा, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने इसे ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल के साथ कराया तो उनका टाइम कम हो जाएगा, तो हमें ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, ठीक है। आसान चैप्टर है बेटा। नवंबर 2022 में इसका लास्ट क्वेश्चन आया था। उसके बाद से बेटा जो दो तीन अटेम्प्ट हुए हमारे, 3 अटेम्प्ट, उसमें हमेशा वर्किंग कैपिटल या ट्रेड रिसीवेबल का क्वेश्चन आया है। तो बेटा चांसेस इसके हाई हैं। इस चैप्टर की बात मैं बता दूं तो बच्चों का क्वेश्चन इसमें जब भी गलत होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होता है कि वो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ते नहीं है, उसको इंटरप्रेट नहीं करते। क्योंकि बेटा इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट जैसा बहुत कुछ नहीं है। एज अ सीए स्टूडेंट आप लोगों को इतना अच्छे से पता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका प्रैक्टिस और आपका पेशेंस, कि आप एक एक चीज को प्रॉपरली पढ़ के इंटरप्रेट कर रहे हो। वो सारी चीजें बाकी में भी रेलिवेंट है, लेकिन बाकी में कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। इसके अंदर से कॉन्सेप्ट का इतना ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सीधा देखना है यार कैश कब आ रहा है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। बेटा 1 मिनट देना मुझे, मैं फटाफट जरा ये लिंक बाकी बच्चों को भी शेयर कर देता हूँ। इतने आप लोग मुझे बताएं आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है जी। तो क्लास कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी रहेगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा चैप्टर आसान है, बट हम सब इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। बताइए जी, फटाफट बताइए। एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? ऑडियो वीडियो। और बेटा कल जो मैंने आपको 2 चैप्टर दिए थे वो भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिए होंगे। नहीं करे होंगे तो उसे कर लीजिए। बैकलॉग बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है जी। इसलिए मैंने सिस्टमेटिकली डिजाइन किया था इस रिवीजन को पूरा, कि भैया आपका कुछ भी छूटे ना और 50 घंटे के अंदर हम सारी चीजें कवर कर ले। बच्चे कह रहे सर आप 50 घंटे कैसे कर रहे हो, ज्यादा लग रहा है। बेटा अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 घंटे के हमारे लेक्चर हैं, ठीक है जी, और 20 लेक्चर के अंदर हम सब कुछ खत्म कर देंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विच इज कॉल्ड ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। मैं वहां फटाफट अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूं। यही होता है सर, एक दिन के गैप के बाद जब क्लास करो तो स्टूडियो में काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, इट हार्डली टेक्स अ मिनट। इसलिए आज 10 मिनट हमें लेट भी हो गया, स्टार्ट करना है। चलिए जी, सबसे पहले आता है सर हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस। देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने के वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि भाई हमें सर कैश को कैसे मैनेज करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जब मैंने वर्किंग कैपिटल स्टार्ट किया था तो मैंने सर आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था हमें देखना पड़ता है कि हमें कितना कैश मेंटेन करना चाहिए, कितने कैश गैप होते हैं। अल्टीमेटली बात तो सर कैश की ही घूम के आ रही है। कैश मतलब ये मत सोचना कि रोकड़ा हरी पत्ती लाल पत्ती, चलो लाल पत्ती तो बैन हो गई, हरी पत्ती की बात नहीं हो रही है। कैश मतलब सर कैश एंड बैंक बोथ, ठीक है जी। पहली चीज इसके अंदर बेटा हम देखते हैं कि यार हमें कितना कैश हमेशा रखना चाहिए। जैसे हम अगर आपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो उन्होंने भी घर में कुछ कैश रख रखा होगा, जो वो रखते उन्हें पता है इमरजेंसी के लिए, डेली खर्चे के लिए, किसी भी चीज के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश रखना चाहिए। तो बेटा ऐसे ही कंपनीज होती हैं जो कहती है कि यार हमें कुछ अमाउंट ऑफ कैश रखना चाहिए अपने डेली खर्चों को मीट करने के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए। सर वो कैश कितना रखना है वो कैसे पता चलेगा? तो बेटा कैश कितना रखना है उसके लिए हमारे पास सर एक मॉडल है, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं बॉमल्स मॉडल, ठीक है जी। बॉमल्स मॉडल कुछ नहीं है बेटा, इन्होंने मटेरियल को ही कॉपी पेस्ट करा है। मटेरियल में जैसे हमने ईओक्यू पढ़ा था सर, उसी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है। दोनों के अलग अलग साल में आए थे, ठीक है जी। तो मुझे नहीं पता एक्चुअल में कॉपी पेस्ट करा बॉमल ने अलग से बनाया है। दोनों के फाउंडर भी अलग अलग थे, ठीक है जी। वो थ्योरी किसी और ने दी थी, ये थ्योरी किसी और ने दी है, तो पता नहीं सर कॉपी पेस्ट है क्या है, लेकिन बेटा है बिल्कुल सेम जैसे हमने सर ईओक्यू में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बॉमल मॉडल भी है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें कितना ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। बेटा कैश मेंटेन करने के पीछे हमारी कुछ कॉस्ट होती है जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। पहली कॉस्ट कौन सी होती है सर? फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन पे हमारी कितना पैसा लग रहा है कैश के। मान लीजिए कैश विड्रॉल पे, कैश डिपॉजिट पे, जो भी आपका पैसा लग रहा है सर, ये उसकी बात हो रही है। जैसे सर हमारा मटेरियल के अंदर ईओक्यू हुआ करता था, ऐसे ही बेटा वहां पे हमारी बात करती थी कैरिंग कॉस्ट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। यहाँ पे बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर एनम आती है। मतलब सर अगर मैं कैश अपने मान लीजिए सेफ हाउस, मतलब उसमें गुल्लक में रख ली, मतलब तिजोरी में रख रखा है कंपनी में, तो क्या सर उस कैश से मैं कुछ कमा रहा हूं? नहीं। अगर सर वो एफडी में लगा होता, मार्केट में लगा होता, म्यूचुअल फंड में लगा होता, तो उस पर कुछ ना कुछ पैसा आ रहा होता। तो मटेरियल के केस में हम उसे कैरिंग कॉस्ट कहते थे, यहाँ पे सर हम उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि भैया मैंने कैश निकाल के अपने पास रख लिया तो अब उस पर मैं कोई इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा हूं, ठीक है जी। तो बेटा सिंपल सी बात है, हमारा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह आ गया है
फिक्स कॉस्ट प्लस ट्रांजेक्शन, कैरिंग कॉस्ट की जगह आ गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर एनम। बाकी बेटा फॉर्मूला सिंपल है, जितनी पूरे साल में रिक्वायरमेंट है वो हमारी आ गया सर यूसेज, ठीक है, 2 इंटू यूसेज इंटू हमारी सर जो कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन है वो डिवाइड बाई माई कैरिंग कॉस्ट। तो सिंपल बेटा इस तरीके से हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकाल देंगे कि हमें कैश बैलेंस कितना रखना चाहिए। इससे रिलेटेड अदर फॉर्मूलाज भी है बेटा, वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन उस पर भी आता है। इनफैक्ट नवंबर 22 में बेटा यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। सर अदर फॉर्मूलाज क्या है, एवरेज कैश बैलेंस, बेटा जितना आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस है डिवाइड बाई 2 आपका एवरेज कैश बैलेंस रहेगा। सर डिवाइड बाई 2 क्यों करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं क्लोजिंग इज 0 और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 हमारा एवरेज आता है, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं एवरेज कैश बैलेंस हो गया। कितनी बार हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा, मान लीजिए पूरे साल में आपको रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ रुपए की, आपका सर ऑप्टिमम कैश बैलेंस है 10 करोड़ का, तो आपको बेटा 10 बार पूरे साल में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एक तरीके से बेसिकली आपको कैश डिसबर्स करने पड़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद सर टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट जैसे वहां पे हम टोटल कॉस्ट निकालते थे, ठीक है जी। जैसे हम सर सुबह टोटल, जैसे हम सर मटेरियल के अंदर टोटल कॉस्ट निकालते थे, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से टोटल कॉस्ट निकालेंगे। कैसे, पहली होगी सर हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जैसे वहां पे होती थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ट्रांसफर जो हमने यहां से निकाले हैं इनटू कॉस्ट पर ट्रांसफर, और बेटा नीचे होगी हमारी कैरिंग कॉस्ट, या फिर मैं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकता हूं। मटेरियल के फ्लो में सर कैरिंग कॉस्ट ही लिख दिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है सर, जितना हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस है डिवाइड बाई 2 इंटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर एनम। बेटा हमें पता है जब ईओक्यू होता है या फिर हमारा जब ऑप्टिमम कैश बैलेंस होता है तो ये दोनों अमाउंट बराबर आते हैं, ठीक है जी। तो बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आप ही लोग मुझे सॉल्व करके बता देना यार, मैं नहीं लग रहा इस चीज में। के लिमिटेड हैज अ क्वार्टरली कैश आउटफ्लो ऑफ ₹9 लाख अराइजिंग यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द क्वार्टर। बेटा क्वार्टरली कैश फ्लो है 9 लाख रुपए का, क्वार्टरली, क्वार्टरली की बात हो रही है, ध्यान रखना बेटा। जो ऊपर हमने यूसेज कंसीडर करी थी वो क्या थी, एनुअल, ठीक है जी। यहीं पे सबसे ज्यादा मात खाते हैं बच्चे, चाहे मटेरियल हो चाहे कैश हो, ठीक है जी। 9 लाख रुपए बेटा हमारी क्वार्टरली रिक्वायरमेंट है। कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट प्लान्स टू मीट द डिमांड्स फॉर कैश बाय पीरियडिकली सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। द मार्केटेबल सिक्योरिटीज जनरेटिंग अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। ये बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब सर मेरा जो पैसा है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी कि रिलायंस के शेयर में लगा हुआ है, वहां पे सर मुझे 12% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं निकाल लूंगा वहां से पैसा और अपने पास ले आऊंगा कैश की फॉर्म में, तो मुझे 12% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट, एस। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट टू कैश इज ₹60। बेटा जितनी बार आप कैश बेचोगे आपका सर जीरोधा अकाउंट 60 रुपए आपको चार्ज कर लेगा मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचने के लिए। द कंपनी यूज बॉमल मॉडल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल ट्रांजेक्शन साइज फॉर कन्वर्टेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश कंसीडरिंग 360 डेज देना है। मैंने आपको बताया ही हुआ पहले भी कि अगर बेटा नंबर ऑफ डेज ना दे रखो तो 360 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कंपनीज एवरेज कैश बैलेंस, ठीक है जी, एवरेज कैश बैलेंस बताओ कंपनी को कितना लगेगा। चलिए जी, सारे बच्चे मुझे कंप्यूट करके बताएंगे कि कितना हमारा एवरेज कैश बैलेंस होना चाहिए, बताइए जी। तो बेटा हमें यू दे रखा है, हमें यहां पे पी दे रखा है, हमें यहां पे एस दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालेंगे, ठीक है जी। ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनुअल कैश आउटफ्लो सर हमने देखा यू 9 लाख बेटा एक क्वार्टर की है, इंटू 4 कर दिया 36 लाख हो गया हमारे पूरे साल का, ठीक है जी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है 60 और सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 12% यानी कि 12 पैसे। बेटा यूपीएस का हमने फॉर्मूला लगाया, हमारा 60,000 रुपए निकल के आ गया। ये क्या है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, दिस इज नॉट एवरेज कैश बैलेंस। गलती बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते क्वेश्चन को, नहीं हमें सर एवरेज कैश बैलेंस निकालना। वो कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 यानी कि 30,000। तो बेटा एवरेज कैश बैलेंस हमने 30,000 निकाल दिया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है खुशी। याद रखेंगे बेटा ऑप्टिमम इज 60K एंड अवर एवरेज कैश बैलेंस इज 30K। नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, बेटा ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बड़े प्यार से आ सकता है 2 नंबर का, ठीक है। तो मैं एमसीक्यू के हिसाब से भी आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है जी। नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा सर, नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, बेटा कितनी बार आपको मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच के कैश बनाना पड़ेगा। सर हम एक बारी में 60,000 निकालेंगे, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट है 36 लाख की, ठीक है जी। तो 36 लाख डिवाइड बाई 60,000 यानी कि सर मुझे 60 बार अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेंगी, ठीक है जी। 60 बार मैं अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज सोल्ड करूंगा तब जाके सर मेरी पूरे साल की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सर, बॉमल मॉडल कह रहा है, ठीक है जी। चलिए
लास्ट में कह रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन। बेटा जैसे हम मटेरियल में निकालते थे टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर्स, यहाँ पे निकालेंगे हम टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन। तो बेटा कितना है सर, हमें 60 बार विड्रॉ करना है, हमारे पास पूरे साल में 360 डेज है, इसका मतलब हर 6 दिन बाद मुझे अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो कैसे निकाला हमने, 360 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 6 डेज। और सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया है, ऋषिता, वैभवी, राकेश, जिया, हाँ जी सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत ही बढ़िया। यार लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो लाइक कर दिया करो। चलिए तो बेटा इस तरीके से हमारा इस कंसेप्ट पे यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कुछ और क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे घुमा फिरा के इंस्टीट्यूट कुछ दे भी देगा ना तो वो ईओक्यू में जितनी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं उससे कम ही होगा। ठीक है जी, तो हमें मेन चीज याद रखनी है, एनुअल यूसेज लेनी है। ठीक है, बस और कहीं पे आपको इंस्टीट्यूट नहीं घुमाएगा। चलिए जी, तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन कंक्लूड हो चुका है। किसी बच्चे को डाउट है मुझसे पूछ ले, फिर हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। छोटा सा कंसेप्ट है अगला भी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट फटाफट पूछे, क्लियर रहेंगे तो लिखेंगे भाई क्रिस्टल क्लियर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए जी क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से पढ़ना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर लोगे। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाऊंगा भी वो चीजें। ठीक है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ साई ट्रेडिंग कंपनी। क्या दे रखा है, ऑन एन एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड आफ्टर 45 डेज। ठीक है जी, 45 डेज में हमारे डेटर्स कलेक्ट होते हैं। इन्वेंट्री बेटा हमारे पास रहती है 75 डेज के लिए, और क्रेडिटर को हम पेमेंट कर देते हैं 30 दिन के अंदर। अगर बेटा कुछ कुछ याद आ रहा हो तो हमेशा ऐसा डेटा दे रखा होता था ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं। द फर्म स्पेंड्स अ टोटल 120 lakhs एनुअली एट अ कांस्टेंट रेट। बेटा कंपनी पूरे साल में 120 लाख रुपए खर्चा करती है। इट कैन अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट, 10% ही इन्वेस्टमेंट पे कमा सकते हैं। चलिए आगे क्या दे रखा है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश साइकिल एंड कैश टर्नओवर। सर ये क्या होती है, तो भी आप तक बताया ही नहीं। बेटा सिंपल सी बात है, कैश साइकिल कितनी है, 45 दिन हमारा पैसा डेटा से फंसेगा, 75 दिन सर हमारा इन्वेंट्री में फंसेगा, तो 45 प्लस 75 माइनस 30। ठीक है जी, 30 दिन सर हमें क्रेडिट पीरियड मिलेगा। तो इस तरीके से जो हम ऑपरेटिंग साइकिल निकालते थे उसी तरीके से सर हमने कैश साइकिल भी निकाल दी है। और ये हमारी कितनी आ गई है, 45 प्लस 75 माइनस 30। बेटा 90 दिन की हमारी कैश साइकिल आ गई है, मतलब सर हमारा कैश 90 दिन में रोटेट हो जाता है। तो बेटा जरा मुझे उसी बेसिस पे बताइए हमारा कैश टर्नओवर कितना होगा। हाँ जी, कृति ने बिल्कुल ठीक बताया है, खुशी ने बिल्कुल ठीक बताया, राकेश ने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे देखिए सर कैश टर्नओवर कितना होगा, खुद ही अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया इसके फॉर्मूले के बारे में, फॉर्मूला तो सर हम रटवाते ही नहीं। कैश टर्नओवर क्या होता है सर, हमारा कैश पूरे साल में कितनी बार टर्न अराउंड हो रहा है। ठीक है, तो बेटा कैश टर्नओवर बहुत सिंपल है हमारा, सर कैश टर्नओवर हमारा पूरे साल में 4 बार टर्न अराउंड हो रहा है। क्यों, क्योंकि सर 360 दिन का हमने साल माना है, 90 दिन के अंदर सर हमारा कैश टर्न अराउंड हो जाता है, तो 4 बार हमारा टर्न अराउंड हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, 360 डेज यानी कि पूरे साल में जितना भी पीरियड है डिवाइड बाई जितने महीने का बेटा आपको कैश साइकिल लगती है। चलिए जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन्ड टू मीट पेमेंट एज दे बिकम ड्यू। बेटा कितना अमाउंट ऑफ कैश आप मेंटेन करोगे, मतलब सर कैश बैलेंस की बात कर रहा है। ठीक है जी, कैश बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो बेटा अभी हम यहाँ पे बॉमल्स मॉडल नहीं जाएंगे जब तक बॉमल मॉडल लिखा ना हो। बॉमल मॉडल पे तभी जाना जब बॉमल मॉडल लिखा हो, वरना सर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से निकालना है कि भैया जैसे हम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते थे 30 लाख की, वैसे ही सर हमें सेम तरीके से कैश भी मेंटेन करना है 30 लाख। अरे आप वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी 30 लाख की मतलब क्या था, कैश ही था ना, इतना पैसा हमें हमेशा चाहिए। वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, कि सर हमें इतना पैसा कंपनी में लगाना है। ठीक है जी, तो मिनिमम कैश हमें सर 30 लाख का मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए लास्ट पॉइंट है सेविंग बाय रिड्यूसिंग द एवरेज होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज। वो कह रहे हैं हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड अभी तक 75 डेज था ना, इसको हम 30 डेज से घटा देंगे तो बताओ हमें कितनी सेविंग्स हो जाएंगी। सेविंग्स मतलब सर बेटा आपका सर कैश साइकिल कम हो गई, कैश साइकिल कम हो गई तो आपको कैश बैलेंस कम मेंटेन करना पड़ेगा। कैश बैलेंस कम मेंटेन करोगे तो आप पैसा जो बचा है, पहले आप 30 लाख का कैश बैलेंस रख रहे थे,
अब हो सकता है आपको 20 लाख रखना पड़े, 25 लाख रखना पड़े, तो जो पैसा बचा है आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे कितने पे? 10% पे। कितना बता रखा है आपको? हाँ जी, 10% पे आप इन्वेस्ट कर दोगे, तो बेटा वही जो इंटरेस्ट कमाओगे आप कम बैलेंस पे, वो आपका क्या हो जाएगा? सेविंग। तो बेटा सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? रिवाइज्ड साइकिल निकालेंगे। बेटा 45 + 45 - 30, 60 डेज की बेटा आपकी कैश साइकिल हो जाएगी। कैश टर्नओवर कितना हो जाएगा बेटा? जब हमारी 60 डेज की साइकिल हो गई तो बेटा 6 टाइम्स हमारा कैश घूमेगा। जब 6 टाइम्स घूमेगा तो सर हमें खाली 20 लाख का कैश मेंटेन करना पड़ेगा। 20 लाख का कैश मेंटेन करेंगे तो सर 10 लाख की हमारी कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और सर 10 लाख को जब हम जाके मार्केट में पैसा लगा देंगे तो सर 10 लाख पे 10% पे हम 1 लाख कमा लेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने डेटर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करा था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। बस यहाँ पे सर हम कैश के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वहां पे हम सर वर्किंग कैपिटल के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। तो बेटा सेविंग आपकी कितनी होगी? जो इंटरेस्ट कमा रहे हो, अमाउंट सेव नहीं होगा, जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो दैट विल बी योर सेविंग। ठीक है। जो 10 लाख है दैट इज रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो राकेश का बिल्कुल ठीक है, ठीक है, डन। चलिए, तो बेटा इस तरीके से हमने एक दूसरी कैटेगरी का भी कर लिया है। ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे आप इन दोनों कंसेप्ट के अंदर, ये दोनों क्वेश्चन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है सर? बेटा हमने बना लिया ऑप्टिमम कैश बैलेंस, हमने सर कैश साइकिल देख ली। अब अगला सर हमारा कंसेप्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्वेश्चन सीधे सीधे बोलता है कि भाई देखो यहां से पैसे हमारे आने हैं, ठीक है, और इन जगह हमारे जाने हैं पैसे। ठीक है। तो जहां से पैसे आ रहे हैं उनका वो बताया था कि कब कब आएंगे, जहां जहां पैसे जाने हैं उनका बताया था वो कब कब आएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं इन दी मंथ ऑफ में जो आपको पैसा आएगा, मान लीजिए आता है 2 लाख। ठीक है जी। जो आपको पैसा आएगा मान लीजिए आता है 2 लाख, और बेटा मई के मंथ में जो आपको पेमेंट करनी है वो होती है मान लीजिए 1.5 लाख। ठीक है। वैसे बेटा अगर मैं कंपनीज की बात करूं ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मंथ बेसिस पे नहीं डे बेसिस पे बनता है। लेकिन आपसे बेटा इंस्टीट्यूट जहां तक है मंथ बेसिस पे ही पूछने वाला है। डे बेसिस पे ही पूछेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कंपनी लेवल पे डे बेसिस पे बनता है। हर महीने का बनता है सर कितना हमारा कैश चाहिए। ठीक है। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल सी बात है कि भैया इस महीने रिसीट होगी 2 लाख रुपए की, 1.5 लाख का पेमेंट जाना है हमारा, तो बेटा हमारे पास नेट सरप्लस कितना होगा? हमारे पास सर सरप्लस होगा 50,000 रुपए। मैं चाहता हूं कि कंपनी कैश बैलेंस कितना मेंटेन करे? मैं चाहता हूं कंपनी कैश बैलेंस कितना मेंटेन करे सर? 1,20,000 रुपए। ठीक है। कंपनी के पास सर नेट इनफ्लो है 50,000 का, मैं चाहता हूं कंपनी 1,20,000 पैसा मेंटेन करे। तो बेटा जो डिफरेंशियल है क्या करना है मुझे उसका बताओ। एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप क्या करोगे? आपके पास सर 50,000 रुपए है, ठीक है, आपने सर 1,20,000 मेंटेन करना है, तो 70,000 रुपए की शॉर्टेज आपके पास। ठीक है जी। 70,000 रुपए का क्या करोगे सर? 70,000 रुपए को ना मैं कहीं से अरेंज करूंगा। कैसे अरेंज करूंगा? 2 ऑप्शन है मेरे पास अरेंज करने के। या तो मैं इन्वेस्टमेंट अपना कहीं से बेच दूंगा, ठीक है, या तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहीं से बेच दूंगा, या फिर मैं 70,000 रुपए कहीं से बोरोइंग कर लाऊंगा। यही 2 ऑप्शन है। हाँ जी सर, यही 2 ऑप्शन है, बिल्कुल यही 2 ऑप्शन आपको पढ़ाए भी जाएंगे कि भैया जो बैलेंसिंग 70,000 रुपए है, या तो ये आप कर दोगे एडिशनल बोरोइंग, या फिर लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दे रखा हो वैसा कर देना, नहीं दे रखा हो तो आप बोरोइंग भी कर सकते हो और लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। आपको 70,000 रुपए लेके आने हैं। अब मानते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ। मान लीजिए आपको यहां पे बोरिंग करनी पड़ गई मई के महीने बेटा बोरिंग करनी पड़ गई। नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ बेटा, आपकी रिसीट्स आई 2.5 लाख की। ठीक है जी। आपका खर्चा हुआ खाली 50,000 का। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस था आपका 1,20,000 का। अब तो ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा ना अब तो आपका ओपनिंग बैलेंस भी आ जाएगा 1,20,000 का। ठीक है। तो 1,20,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 2.5 लाख का बेटा आपने रिसीट्स आई, पेमेंट हो गई मान लीजिए आपकी 1.5 लाख की। ठीक है जी। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 2,20,000। आपको बैलेंस मेंटेन कितना करना है सर? हमें बैलेंस मेंटेन करना है 1,20,000।
ठीक है, तो बचे हुए 1 लाख का क्या करोगे, अब मुझे ये बता दो, बस हमारा कंसेप्ट खत्म। बचे हुए 1 लाख का क्या करोगे, जो हमारे पास सर एडिशनल 1 लाख है, 2,20,000 हमारे पास टोटल कैश अवेलेबल है, मुझे बैलेंस रखना है 1 लाख का, बचे हुए 1 लाख का क्या करोगे बताइए जी। कीर्ति, राकेश, वैभवी, अमन, जिया, एनपी, नो प्रॉब्लम, बताइए जी, बताइए फटाफट बताइए। सब बचे हुए कैश का क्या करेंगे 1 लाख का। खुशी कह रही है इन्वेस्ट करेंगे, जिया कह रही है इन्वेस्ट करेंगे, और बताया कोई बच्चा। बेटा देखो इस 1 लाख का क्या करोगे, आप पहले जो आपने 70,000 की पिछले महीने में बोरोइंग करी थी उसे रीपे करोगे। तो 70,000 कहां जाएगा आपका, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। तो बेटा जितनी बोरोइंग्स हैं आपकी उतनी आप रीपेमेंट में लगाओगे, उसके बाद कुछ भी अगर बचता है तो आप 30,000 को इन्वेस्ट कर दोगे। करोगे नहीं करोगे ऐसा, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो बेटा अगर क्वेश्चन में आपका सरप्लस आता है, मान लीजिए पहले एक महीने में शॉर्टफॉल आता है, आपने बोरिंग दिखा दी, अगले महीने में सरप्लस आता है, तो पहले उस सरप्लस को आप क्या करोगे, अपनी बोरोइंग से रिड्यूस करोगे, मतलब बोरोइंग को कम करोगे, और अगर उसके बाद भी बचता है, जैसे हमारा इस एग्जांपल में 30,000 बचा है, तो उसे इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, कृति ने मेरे को ठीक बताया सर, इसमें से रीपे कर देंगे। एबीपी क्लास 11 नहीं होता है सर, 70,000 रुपए रीपे कर देंगे, बस जी बस। हमारा सर जो ओवरऑल कंसेप्ट था कैश बजट का हमारा पूरा हो गया। कैसे करते हैं हम कैश बजट, कैसे बनाते हैं बेटा, पहले हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, जितनी रिसीट हुई वो ऐड कर देते हैं, जितनी पेमेंट होंगी वो लेस कर देते हैं, हमारा आ जाता है नेट बैलेंस। इसमें से देख लेते हैं हमें सर कितना मेंटेन करना है, कम है तो बोरिंग कर लेंगे, ज्यादा है तो बोरिंग रीपे कर देंगे या इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो हमारे तरीके से कैश बजट बन जाता है। कैश बजट का बेटा अगर आप फॉर्मूला देखिए तो क्या है, सिंपल सा, ओपनिंग बैलेंस, फिर आ जाती है रिसीट। रिसीट किस किस टाइप की आएंगी सर, कैश सेल होती है मान लीजिए वो आ रही है, डेटर्स थे सर उनसे रिकवरी हो रही है वो आ रहा है, ठीक है। हमने सर सेल ऑफ एसेट कर दिया, अभी तक सर वर्किंग कैपिटल के अंदर कुछ आता ही नहीं था, एसेट का सेल वगैरह, या फिर हमने कोई लोन उठा लिया, या फिर हमने सर कोई अपना डिबेंचर इशू कर दी, वो सब चीजें वहां पे नहीं आती थी, लेकिन सर यहाँ पे आएंगी, क्योंकि यहाँ रोकड़े की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है जी, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट भी हमारा यहीं आ जाएगा। कोई और भी रिसीट है, मान लो गवर्नमेंट ग्रांट आ गई तो वो भी आपकी यहीं पे आ जाएगी। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड करेंगे टोटल रिसीट, लेस कर देंगे पेमेंट। बेटा पेमेंट कैसी की हो सकती है, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, वेजेस, टैक्सेस, एसेट, डिविडेंड वगैरह सब कुछ। कुछ एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, सब कुछ कैश बेसिस पे होगा। एबीपी कह रहे हैं सर बट बैंक्स तो अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन पे कुछ चार्जेस भी काट सकते हैं। देखो बेटा मैं जरा आपको 2 मिनट ला के ना ये चीज भी क्लैरिफाई कर देता हूं, जिससे कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा, जैसे आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जब मैंने यहां पे बोरोइंग करी थी तो इस पे इंटरेस्ट भी तो जा रहा होगा, सर जब मैंने यहां पे बोरोइंग करी थी तो इस पे इंटरेस्ट भी तो जा रहा होगा। हाँ बेटा बिल्कुल जा रहा होगा। इंस्टीट्यूट कहता है कि उस इंटरेस्ट के इग्नोर कर दो, इग्नोर इंटरेस्ट कैश फ्लो। ठीक है, जब मैंने सर बोरिंग करी है उस पर कुछ इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, हाँ बेटा बिल्कुल जा रहा होगा, लेकिन सर हम उस इंटरेस्ट को इग्नोर कर देंगे, ऐसा हमें स्टडी करने को बोल रहा है। ऐसे ही सर अगर इस पे मान लीजिए कोई चार्जेस लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, तो हम उसको इग्नोर करके चलेंगे। बस ये हम मोटा मोटा दिखा रहे हैं कि कितना हम रीपे कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, जो हमारा बच्चा पूछ रहा है कि सर अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन पे बैंक कुछ चार्जेस मांग सकता है, हाँ बेटा बिल्कुल मांग सकता है, लेकिन आप ना उसके टर्म्स जाके देखना। नॉर्मली जितना भी हम वर्किंग कैपिटल फैसिलिटेट करते हैं ना, वो हम किससे करते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन से। वर्किंग कैपिटल लोन से, वर्किंग कैपिटल लोन बेटा क्या होता है सर, कभी भी कितने पैसे निकालो, कभी भी कितने पैसे डालो, मतलब एक लिमिट सेट होती है। मान लो आपकी 1 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की लिमिट है, तो 1 करोड़ में आप कितनी बार भी उसे यूज करो, कितनी बार भी रीपे करो, कोई चार्ज नहीं लगता, बस जितने दिन आपने पैसा यूज करा है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है जी, ये भी तो मैंने आपको ये इसका प्रैक्टिकल एंगल बता दिया, जो न्यूमेरिकल एंगल था वो भी मैंने आपको बता दिया इसके साथ साथ, कि सर इस बोरोइंग पे और इस इन्वेस्टमेंट में कोई चार्जेस वगैरह लग रहे हैं तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। जितेश पूछे सर कितने आरटीपी, एमटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। बेटा मेरे हिसाब से कम पिछले 3 अटेम्प्ट के करके जरूर जाए, कम से कम। चलिए
तो बेटा हमने फॉर्मेट बता दिया आपको, सारी पेमेंट्स आ गई, आपका बैलेंस आ गया, इसमें आप देखेंगे कितना बोरिंग या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से हमारा कैश बन। जिया कह रही है स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन 9 डिस्कस कर लेना प्लीज। चलो बेटा एंड में कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है जिया, मैंने पता नहीं इलस्ट्रेशन 9 इसमें डाला है नहीं डाला है, ठीक है मुझे एंड में बता देना, अगर कवर अप हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो मैं अलग से कर लूंगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझसे फटाफट पूछे। अब हम सर सीधे कूदते हैं क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस में क्या होता है सर? बेटा क्वेश्चंस में आपको मेनली रिसीट और आउटफ्लो पे काम करना है कि भैया मेरा रिसीट कितना बनता है, मेरा आउटफ्लो कितना बनता है। चलिए बाल को करते हैं स्टार्ट सर क्वेश्चन नंबर 3 से। प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ। बेटा 6 महीने का मंथली कैश बजट बनाने को कह रहा है आपसे, फ्रॉम अप्रैल 22 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा? आपको सेल्स दे रखी है। जब भी बेटा क्वेश्चन में आपको सेल्स दी जाए ना, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर मैं इसे क्या मानूं, कैश मानूं कि क्रेडिट पे मानूं। बेटा हमेशा इसे आप एक्रूअल बेसिस पे मानेंगे। मतलब सर दीज आर द सेल्स विच आर रिकॉर्डेड इन योर अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है जी, ये कैश नहीं है, ये क्रेडिट नहीं है, दीज आर एक्रूअल्स कि भैया इतने की सेल करिए। हो सकता है इसमें कुछ कैश करिए, हो सकता है इसमें कुछ हमारी क्रेडिट पे हो। ठीक है जी, तो दिस इज माई टोटल सेल फॉर द मंथ। हमें सर 6 महीने क्या जनवरी से लेके अक्टूबर तक की बेटा हमें सेल बता रखी है, 9 महीने की सेल बता रखी है। ठीक है सर, बजट 6 महीने का है, सेल 9 महीने की। हो सकता है सर कुछ ना कुछ लोचाओ। वेजेज एंड सैलरी बता रखी है बेटा हर महीने की पेबल। मतलब सर ये भी एक्रूअल बेसिस पे बता रखी है आपको कि कितनी वेजेज और सैलरी पे करनी है अप्रैल से लेके सितंबर तक। अब देखिए ध्यान से पढ़िए बेटा, इंग्लिश ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसमें। ऑफ द सेल्स 80% ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट। बेटा जितनी हमारी सेल होती है उसमें से 80% क्रेडिट पे होती है, 20% कैश पे होती है। मतलब बेटा जितनी भी आप यहां पे सेल कर रहे हो किसी भी महीने में, तो 80% तो जाएगी उधार पे और 20% जाएगी कैश में। तो यानी कि सर 80,000 का 20% तो मेरा हैंड टू हैंड कैश आ जाएगा, जैसे आप काउंटर पे खड़े होकर सामान खरीदते हो कैश देके। आगे क्या दे रखा है? 75% ऑफ द क्रेडिट सेल। चलो मैं यहां पे ट्री बना देता हूं। मान लीजिए मेरी सेल है, 20% कैश है, ठीक है जी, 80% क्रेडिट है। ठीक है, जो 20% कैश है ये तो सर सेम मंथ में आ जाएगी। ठीक है, हमेशा बेटा ट्री बना लेना, बड़ी आसानी रहेगी आपको समझने में कि कहां से कितनी सेल आ रही है, कहां से कितनी सेल जा रही है। आगे बोला 75% ऑफ द क्रेडिट सेल। 75% ऑफ टोटल सेल्स नहीं, 75% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी कि 80% का 75% की बात हो रही है। ठीक है, 75% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ आफ्टर सेल। बेटा जो हमारी क्रेडिट सेल होती है उसका 75% विद इन 1 मंथ हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पर क्या लिखेंगे? विद इन 1 मंथ। ठीक है जी, एंड द बैलेंस इन 2 मंथ्स आफ्टर द सेल। बेटा जो बैलेंस अमाउंट है यानी कि 25% टोटल क्रेडिट सेल का, वो 2 मंथ्स में होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा आपका कैश जो है कलेक्ट होने वाला है सेल्स के ऊपर। देयर आर नो बैड डेट लॉसेस, मतलब बेटा जितनी सेल हुई हम सारी की सारी कलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया। पर अब देखो बेटा परचेज का पॉइंट और भी बेहतरीन होता है। परचेज अमाउंट टू 80% ऑफ सेल आर मेड ऑन क्रेडिट। बेटा जो परचेजेस हैं वो कितनी होती है? सेल की 80%। तो मान लीजिए अगर आपने इस महीने में सेल करी 1 लाख की, तो उसके अगेंस्ट परचेज कितनी करी होगी? 80,000 की, पहली चीज। एंड पेड फॉर इन द मंथ प्रिसीडिंग द सेल। मान लीजिए जनवरी में आपने सेल करी है 1 लाख की, तो जो इसकी आप परचेज करोगे वो कितनी करोगे? 80,000। और इसकी पेमेंट कब कर दोगे? दिसंबर में। तो जितनी भी जैन में सेल करी है उसकी 80% आप पिछले महीने में पेमेंट कर दोगे सेल का। ठीक है जी, चलिए। द फर्म हैज 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन दीज हैज टू बी पेड क्वार्टरली इन जनवरी, अप्रैल एंड सो ऑन। बेटा हर क्वार्टर मतलब सर जैन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, हर एक में सर आपका 3 महीने का इंटरेस्ट पे होगा, तो ये भी आपका आउटफ्लो में जाएगा। द फर्म इज टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 5,000 इन जुलाई। बेटा जुलाई में आपका 5,000 रुपए का एडवांस टैक्स जाएगा। पता नहीं सर कौन सी कंट्री है, वहां पे फिलहाल 5,000 रुपए का एडवांस टैक्स जा रहा है।
द फर्म हैड अ कैश बैलेंस ऑफ 28,000 ऑन April 1, 2022। बेटा अप्रैल से सितंबर का आपको बनाना है, तो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, विच इज मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस। मतलब सर हमें 20,000 का मेंटेन करके चलना है। एनी कैश सरप्लस डेफिशिएट अबव एंड बिलो दिस लेवल इज मेड अप बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट और लिक्विडेशन ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट और टेम्परेरी बोरिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन दीज टू बी इग्नोर्ड। वो क्या कह रहा है भैया, जो भी कम ज्यादा हो वो आपको बोरिंग और इन्वेस्टमेंट से मैनेज करना है, और जो भी इन बोरिंग और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट होगा उसे इग्नोर कर देना। ये ऐसा स्टडी ने लिख के दिया है। चलिए देखते हैं सर, सबसे पहले हम डेटर्स की कंप्यूटेशन देखते हैं। बेटा हमें देखनी है अप्रैल की सेल। अप्रैल में कितने की सेल हुई है भाई? ठीक है, तो बेटा हमने लिख दिया यहां पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 6 महीने की सेल थी बेटा, मैंने 6 महीने की सेल एक्रूअल पे लिख दी है। सबसे पहले सर इसका 20% हमारा कैश में रिकवर हो जाएगा। हाँ जी सर, 20% हमारा कैश में रिकवर हो जाएगा। तो हमने सर अप्रैल का 80,000 का 20% यहां पे लिख दिया 16,000, बचा हुआ 60,000, 64,000 हमने यहां पे लिख दिया। रुको मैं कैश सेल भी यहीं पे लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को एक ही तरफ दिख जाए कैश सेल। तो बेटा अप्रैल की 16,000 रहेगी, यहाँ की 12,000 हो जाएगी, यहाँ पे 16,000 हो जाएगी, यहाँ पे 20,000 हो जाएगी, यहाँ पे 16,000 हो जाएगी, और सितंबर में 12,000 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये तो सर इसकी सारी कैश सेल आ गई। अब हमें सर जो क्रेडिट पे सेल हुई है वो निकालनी है। पहले कितनी आई सर? 18 में से 80 में से 16 हमारी कैश हो गई, तो 64 हमारी क्रेडिट सेल हो गई। ऐसी बेटा 60 में से 12 हमारी क्या हो गई? कैश सेल, तो 48 क्रेडिट। तो बेटा इस तरीके से हमने हर महीने की क्रेडिट सेल निकाल दी है। अब क्रेडिट सेल के बारे में क्या बोला गया है कि सर इसमें से 75% एक महीने बाद रिकवर होगा। तो बेटा आप देखेंगे यहां से 75% आपका नेक्स्ट मंथ में रिकवर हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में कैश आ रहा है, और 25% सर उसके नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। मतलब 64,000 का 75% एक महीने बाद और 25% 2 महीने बाद आ रहा है। तो आप देखते चलेंगे अगर हर महीने की क्रेडिट सेल बेटा आपकी इसी तरीके से रिकवर होगी। ये हो गई रिकवर, ये ऐसे हो गई रिकवर, ये ऐसे हो गई रिकवर, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई। हो सकता है अगले महीने में भी जाए, वो तो अगले महीने कैश बैलेंस में जाएगा, हमें उसे इग्नोर कर देना है। अब बेटा हमने ये चीज तो देख ली आगे की, लेकिन सर हमें पता है कि अप्रैल के महीने में कुछ सेल मार्च की और फरवरी की भी रिकवरी आई होगी। तो बेटा ऐसे अगर मैं फरवरी की क्रेडिट सेल की बात करूं तो वो हमारी अप्रैल में आई होगी, और बेटा मार्च की क्रेडिट सेल की बात करूं तो वो भी हमारी अप्रैल में आई होगी। तो बेटा इस तरीके से हमारे साथ कितना कलेक्शन हुआ है वो हमने निकाल लिया है। क्या सर मुझे इसे वर्किंग नोट बना के दिखाना है? बेटा आप वर्किंग नोट बना के भी दिखा सकते हो और मेन बजट के अंदर भी दिखा सकते हो, लेकिन सर वर्किंग पूरी बराबर इतनी जाएगी। तो मैं कहता हूं यार क्यों घिचपिच करनी, अलग से एक वर्किंग नोट ही बना देना जब भी सर सेल का इस तरीके का पॉइंट आएगा। चलिए जी देखते हैं कैश बजट। बेटा सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा अप्रैल का 20,000, उसके बाद बेटा हमने कैश सेल डाल दी सारे महीने की, उसके बाद बेटा हमने जितना डेटर से कलेक्शन आया वो डाल दिया। क्या सर हमारे पास कहीं और से पैसा आ रहा है पूरे क्वेश्चन में? नहीं सर, कहीं और से पैसा नहीं आया, ये टोटल कैश हमारे पास आ गया है। टोटल अभी आप खाली फर्स्ट मंथ का मार पाओगे, आगे के महीने का नहीं मार पाओगे, लेकिन सर हम ये सारा अमाउंट सारे मंथ का एक साथ लिख देंगे। उसके बाद बेटा परचेजेस की बात करते हैं। बेटा परचेजेस के लिए क्या बोला था सर? जो भी हमारी इस मंथ की सेल है उसके अगेंस्ट परचेज की पेमेंट हमने लास्ट मंथ में कर दी होगी। तो बेटा जरा मुझे बताएंगे अप्रैल में जो हमने पेमेंट करी होगी ये किस सेल के अगेंस्ट परचेज करा होगा? ठीक है जी सर, जो हमने अप्रैल में पेमेंट करी होगी ये हमने किस मंथ के अगेंस्ट परचेज करा होगा? सर ये हमने करा होगा मई में। तो मई में सर जो भी हमने सेल करी थी इसकी पेमेंट अप्रैल में कर दी होगी। और क्या सर पूरी 60,000 होगी? नहीं बेटा, इसकी 80% होगी, यानी कि 48,000। तो बेटा मई की सेल के अगेंस्ट जो परचेज हुई है वो अप्रैल में हुई है और उसकी पेमेंट है 48,000। चलिए तो हमने सर 48,000 ये ले ली। ऐसे बेटा हर नेक्स्ट मंथ की सेल का हमने 80% यहां पे ले लिया है। तो बेटा इस तरीके से हमारी परचेजेस आ गई। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी के लिए क्या बोला है? वेजेस एंड सैलरी सर हमें हर महीने की दे रखी है कि कितना अमाउंट होना चाहिए। इसके नीचे सर हमें कोई भी लाइन नहीं बोली कि वेजेस एंड सैलरी कब पे करी जाती है, तो हमने एज्यूम कर लिया है सेम मंथ में पे करी गई होंगी। ठीक है जी, अगर आपको बेटा नहीं बता रखा कब पे करा गया तो मान लेना सेम मंथ के अंदर हमारा अमाउंट पे होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटा हर क्वार्टर के पहले महीने में पे होता है। तो जैसे कि अप्रैल में हमारा 3,000 चला गया और हमारा जुलाई में 3,000 चला गया। टैक्स की पेमेंट बेटा जुलाई में करनी थी तो भी हमने 5,000 में आउटफ्लो दिखा दिया।
टोटल पेमेंट्स बेटा निकल के आ गई हैं। अब बेटा 60,000 देखो आपकी पेमेंट थी, 1,44,000 आपका टोटल कैश अवेलेबल था फर्स्ट मंथ में, और 20,000 ओपनिंग बैलेंस था। तो मैं अगर छोटी सी समरी बनाऊं यहाँ पे, तो 20,000 ओपनिंग बैलेंस था, 1,44,000 आए और गए कितने, 60,000। तो बेटा हमारे पास नेट बैलेंस कितना बचा, तो हमारे पास पैसे बचे हैं 1,04,000। मुझे मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है सर, 20,000। ठीक है जी। 60,000 ही है ना मेरे पास, हाँ जी। तो बेटा 20,000 ओपनिंग में था, 1,44,000 हमने कैश इनफ्लो करा, 60,000 हमारा सर आउटफ्लो हुआ। 20,000 प्लस 144 माइनस 60,000, 1,04,000 बचा बेटा। 20,000 तो मुझे कैश बैलेंस मेंटेन करना ही है, यानी कि सर मेरे पास सरप्लस है 84,000 का। यहाँ पे 64,000 क्यों आ रहा है, एक मिनट देना बेटा, मुझे कहीं गड़बड़ कर दी क्या। अच्छा मैंने 20,000 दो बार ऐड कर दिया है, तो इसको मैं बदल देता हूं। 20,000 ओपनिंग था, आया मेरे पास कितना, तो मेरे पास आया है 1,24,000। तो बेटा नेट बैलेंस कितना हो गया है, 84,000। 20,000 बेटा मुझे मेंटेन रखना है। 64,000 का क्या करूंगा सर, 64,000 में जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। तो हमने क्या करा है, इन्वेस्ट कर दिया 64,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस बच गया मेरे पास 20,000। ऐसे ही बेटा ये 20,000 अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन गया है। ठीक है, तो बेटा अगले महीने का हमने जितने हमारे पास फंड्स आए वो, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया, लेस कर दी बेटा जितनी पेमेंट थी। मैंने देखा बेटा मेरे पास जो सरप्लस था वो 16,000 का था, तो 16,000 मैंने फिर से इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसके नेक्स्ट महीने में गया बेटा, मेरा डेफिसिट था 22,000 रुपए का, तो बेटा मैंने क्या करा, 22,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए। ऐसा नहीं है मैं बोरिंग करी, जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट है टोटल 80,000 के, है ना जी, मैं 80,000 के इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं 2 महीने में। तो जो थर्ड मंथ की शॉर्टेज थी उसके लिए मैंने क्या करा, अपना लिक्विडेट कर दिया है क्या, इन्वेस्टमेंट। उसके अगले महीने में गए बेटा 2,000 की शॉर्टेज थी, हमने अगेन अपना लिक्विडेट कर दिया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे पास अभी भी बतेरा इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। ठीक है, उसके नेक्स्ट महीने में गए बेटा 35,000 का सरप्लस आया, फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके महीने बेटा उसके नेक्स्ट मंथ में हमारा सर 9,000 का डेफिशिएंसी आई, तो हमने 9,000 का लिक्विडेट कर दिया। नेट में सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट बचा है, मुझे बोरोइंग्स की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है जी, तो आप देखोगे कहीं पे भी बोरोइंग्स का रोल नहीं आ रहा है। हाँ मान लो फॉर इंस्टेंस यहां तक आपके मिला के 80,000 के इन्वेस्टमेंट हो गए, और यहां पे आपकी शॉर्टेज आती मान लो 90,000 की। ठीक है जी, मान लो यहां पे शॉर्टेज आती 90,000 की, तो आप क्या करते, आप 10,000 की बोरोइंग कर लेते। अभी देखेंगे आगे क्वेश्चन में वो केस भी आएगा। ठीक है जी, तो बेटा इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आपकी क्वेरी ले लेता हूं। सर अगर फर्स्ट ईयर में सरप्लस की जगह डेफिशिएट होता तो नेक्स्ट ईयर रीपेमेंट का शो करते। हाँ बेटा देखो, अगर देखो हमें देखना है सर फर्स्ट में हमारा क्या आया है। फर्स्ट में अगर सरप्लस आया तो इन्वेस्टमेंट कर दो, डेफिशिएट आया तो बोरिंग कर दो। अब नेक्स्ट मंथ में अगर हमारा मान लीजिए फर्स्ट में आप, चलो मैं लिख के देता हूं आपको, 2 केस है बेटा यहां पे समझ लो। फर्स्ट मंथ आपका हो सकता है डेफिशिएट आए, हो सकता है आपका सरप्लस आए। फर्स्ट मंथ में अगर सरप्लस आएगा तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेफिशिएट आएगा तो आपको क्या करना है, बोरिंग। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं सेकेंड मंथ की। बेटा सेकेंड मंथ में अब हो सकता है आपका या तो आए सरप्लस या आए डेफिशिएट। ठीक है, ऐसी बेटा सेकेंड मंथ में यहां पे हो सकता है आपका आए सरप्लस या हो सकता है डेफिशिएट। ठीक है, अगर बेटा फर्स्ट सेकेंड मंथ में आपका सरप्लस आता है तो आप पहले क्या करेंगे, पहले ये बोरोइंग रीपे करेंगे। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो आप उसे इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, पहले बोरिंग रीपे करेंगे, उसके बाद कुछ बचता तो उसे इन्वेस्ट कर देंगे। अगर डेफिशिएट ही आता तो फिर से बोरिंग करनी पड़ेगी, कोई उसमें इफ एंड बट है ही नहीं। बेटा आपने पहले महीने में इन्वेस्ट करा था, मान लीजिए फिर से सरप्लस आ जाता है आपका, तो आप इसे इन्वेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर डेफिशिएट आता है तो पहले आप लिक्विडेट करेंगे पुराने इन्वेस्टमेंट को, अगर सर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप फिर फर्दर बोरिंग कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा आपके 4 सिनेरियो बनेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है। अभी हम आगे और क्वेश्चन करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है।
जी अब आपका डाउट क्लियर है तो मुझसे बताते। चलिए यहां तक किसी का कोई भी डाउट है फटाफट पूछ ले, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं बेटा। स्लाइड लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर 3 months पीरियड फ्रॉम जनवरी टू एंड ऑफ मार्च। बेटा 3 महीने का सारे कैश फोरकास्ट बना रहे, बेसिकली कैश बजट ही बना रहे फ्यूचर मंथ्स का। ठीक है जी, बजट तो सर हमेशा फ्यूचर का ही बनेगा, पास्ट का बना के क्या करोगे। बेटा ये आपको सेल्स बताइए इन यूनिट्स, ये बेटा प्रीवियस ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, वो करा रहा हूं मैं आपको। तो बेटा ये आपको सेल्स फोरकास्ट करी है इन यूनिट्स, अमाउंट में नहीं है, इन यूनिट्स आपको फोरकास्ट करी है। सेलिंग प्राइस है बेटा 600 रुपए का। ठीक है जी। सेल्स आर ऑल ऑन 1 month क्रेडिट। बेटा सारी सेल 1 month क्रेडिट। सर बड़ा काम आसान कर दिया इन्होंने सेल का, इस महीने सेल करो, अगले महीने रिकवरी दिखा दो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अब बेटा इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्स टेक्स प्लेस 1 month बिफोर सेल। बेटा जो आपका प्रोडक्शन होता है, जिस महीने सेल होती है उससे 1 महीना पहले प्रोडक्शन हो जाता है। मान लीजिए जो जनवरी में सेल है वो आपने दिसंबर में प्रोडक्शन कर लिया होगा। ईच यूनिट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 2 units ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ₹150 पर यूनिट। बेटा रॉ मटेरियल बनाने में कितना लगता है, 150 × 2 यानी कि 300 रुपए। नो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज हेल्ड। बेटा रॉ मटेरियल की कोई इन्वेंट्री नहीं रखते, आता है लगता है, आता है लगता है, बात खत्म। रॉ मटेरियल परचेज आर ऑन 1 month क्रेडिट। बेटा जो रॉ मटेरियल परचेज होते हैं वो 1 महीने के क्रेडिट पे होते हैं। मतलब मजे की बात देखो, जनवरी में आपने जो सेल करी उसका प्रोडक्शन कब होगा, दिसंबर में। तो बेटा दिसंबर में ही गुड्स खरीदोगे क्योंकि सर हम गुड्स का स्टॉक तो रखते नहीं है। उसकी पेमेंट कब होगी, सर जनवरी में। मतलब सर घूम फिर के हम फिर से जनवरी पे वापस आ जाएंगे। चलिए वेरिएबल ओवरहेड एंड वेजेस इक्वल टू 100 रुपीज पर यूनिट आर इंकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। बेटा आपकी जो वेरिएबल ओवरहेड्स है और जो वेजेस है वो 100 रुपए पर यूनिट खर्च होता है। ठीक है, और वो जिस महीने में प्रोडक्शन होता है वहीं पे आपका खर्चा होता है। तो बेटा लेबर एंड ओवरहेड आपका 100 रुपीज पर यूनिट 1 मंथ में पहले आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए द ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जनवरी हमारा 35,000 है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लोन बेटा 2 लाख है हमारा, जो कि हमें मंथ ऑफ मार्च में आएगा। मतलब सर ये इनफ्लो होगा 2 लाख रुपए का, जो हमारे मंथ ऑफ मार्च में मिल जाएगा हमें सर 3 लाख की एक मशीन है जो मार्च में खरीदनी है, वो हम सर आउटफ्लो के अंदर दिखा देंगे। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च, बना देंगे जी, बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड कैलकुलेट द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन द 3 month पीरियड। सर इन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि सरप्लस और शॉर्टेज का करना क्या है। ठीक है, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है सरप्लस शॉर्टेज का करना क्या, तो देखेंगे इसे कैसे डील करना है। और वो कह रहे हैं कि भैया करंट रेशो भी निकाल दो 3 महीनों का। ठीक है, 3 महीनों का करंट रेशो भी निकालना है। चलिए जी, सबसे पहले बेटा हमने देखा सेल्स का। बेटा हमने यहाँ पे सेल्स डाल दी कितनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 600 कर दिया। बेटा इसका पैसा कब आएगा, नेक्स्ट मंथ में। तो दिसंबर की सेल आपकी जनवरी में रिकवर होगी, जनवरी की आपकी फेब में होगी, फेब की आपकी मार्च में होगी। तो बेटा इस तरीके से हमने 3 मंथ की सेल लिख ली। अगर मैं आपको कैश बजट दिखाऊं तो ये हमारी 3 मंथ की सेल आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमें जो रिसीट हुई है वो मार्च में 2 लाख रुपए का लोन रिसीट हुआ है। तो हमने बेटा यहाँ पे अपना जितना भी इनफ्लो था वो हमने क्लोज कर दिया है। अब आते बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, पेमेंट पे। सबसे पहले निकालेंगे बेटा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। हमें पता है 1 महीने पहले परचेज होता है, फिर 1 महीने बाद उसकी पेमेंट होती है। यानी कि सर अगर मैंने जनवरी में एक बार मैं देख लेता हूं ऊपर, हमारी सेल बेटा जनवरी में कितनी थी, हमारी सर सेल जनवरी में थी 1875 यूनिट्स। ठीक है, तो आपने 1875 दिसंबर में बनाई होंगी, एक एक महीना पीछे बनाई होंगी। ठीक है, रॉ मटेरियल सर कितना लगता है हमारा, सर एक यूनिट के आउटपुट पे 2 यूनिट हमारा रॉ मटेरियल लगता है। तो बेटा हमने 3750 खरीदा होगा, इसके लिए हमने 5,62,500 पे करे होंगे। और बेटा ये पे कब करा होगा, जनवरी में। तो बेसिकली हमने जनवरी में कितना आउटफ्लो होगा वो बता दिया, ऐसे ही हमने फेब का बता दिया, ऐसे ही हमने मार्च का बता दिया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा परचेज का अमाउंट भी आ गया। तो ये हमारा परचेज का अमाउंट आ गया।
अब बात करते हैं सर वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड का। सिंपल सी बात है यार, जिस मंथ में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका इंटू 100 रुपए वेरिएबल और हमारा वेजेस है, वेरिएबल ओवरहेड और वेजेस है। तो बेटा वो भी हमने यहाँ पे दिखा दिए। 3 लाख की बेटा हमारी मशीनरी थी, वो हमने सर यहाँ पे दिखा दी है। टोटल हमारा सर आ गया है, हमने क्लोजिंग बैलेंस तीनों जगह निकाल दिया है। ठीक है, कोई शॉर्टेज है नहीं, कुछ सरप्लस का हमें बताया नहीं, ट्रीटमेंट करना क्या है तो हमने इग्नोर कर दिया। शॉर्टेज और सरप्लस कब निकलेगा? जब सर हमें मिनिमम कैश बैलेंस बताया होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें 20,000 मेंटेन करना है मिनिमम कैश बैलेंस, तब आप सरप्लस और डेफिशिएंसी को देखेंगे। अगर आपको बता ही नहीं रखा कि मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, भैया कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होगा, कोई अमाउंट बोरिंग नहीं होगी। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। करंट रेशो ही बता दो भाई कितना होगा। तो बेटा हमने यहां पे सबसे पहले करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाली है। अगर आप देखोगे बेटा करंट लायबिलिटी की बात करूं तो सिर्फ क्रेडिटर्स हैं हमारे साथ जो करंट लायबिलिटी में आएंगे। हाँ जी सर बिल्कुल आएंगे। तो हमने क्या करा है, हमने क्या करा सर, जो हमारे पिछले महीने के आउटपुट ये प्रोडक्शन के वो थे, ये ना मार्च में सर हमारे जो आउटस्टैंडिंग होंगे क्रेडिटर्स वो कितने होंगे 6,75,000, क्योंकि इनकी हमने पेमेंट करी होगी अप्रैल में। तो बेटा हमने ये क्रेडिटर्स ले लिए। ठीक है, कैश बैलेंस की बात करें तो बेटा हमने मार्च का कैश बैलेंस उठा लिया 9,02,500। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो 1260। ये कैसे आया सर, जो हमारी मार्च की सेल है, जो मार्च की सेल है ये अप्रैल में रिकवर हुई होगी। तो बेटा मार्च में आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गए आपके 12,60,000। और बेटा ये हमने निकाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री हमारे पास कितनी होगी। देखो रॉ मटेरियल की तो होती नहीं, क्वेश्चन ने मना कर दिया, सिर्फ हमारी साथ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होगी, क्योंकि हम पिछले महीने प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये कितनी रही होगी सर, जितना हमने अप्रैल में सेल करा होगा उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इन्वेंट्री होगी। तो हमने अप्रैल में कितना सेल करा था सर, अप्रैल में हमने सेल करा था 2250 यूनिट्स। ठीक है जी, तो 2250 यूनिट्स पे हमने 300 रुपए रॉ मटेरियल लगाया होगा, प्लस 2250 यूनिट्स पे हमने कितना वेरी ओवरहेड लगाए होंगे सर 100 रुपए। ठीक है जी, तो ये मिला के आ जाएगा हमारा 2250 इंटू 400, यानी कि 9 लाख रुपए की इन्वेंट्री। तो बेटा इस तरीके से हमने सारे करंट एसेट्स निकाल लिए। टोटल आ गए 30,62,500। करंट लायबिलिटी निकाल दी और हमने करंट रेशो निकाल दिया है। ठीक है जी, तो बेटा आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपका एक पार्ट कैश बजट का है और दूसरा पार्ट रेशो से लिंक होके आ जाए। ठीक है जी, तो हमने सर यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, फिर हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी आई थिंक किसी और क्वेश्चन के लिए, मैं वो भी करा दूंगा। मेरे हिसाब से सर ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट कहते चलो। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आज बोला था सर आज का सेशन वहां थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन अगेन इसे मैं ट्रेडिशनल ट्रेड पेबल के साथ नहीं कराना चाहता था। चलिए जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ ले उससे। चलिए जी, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। चलिए जी, हेलो कुश बेटा। ओके, सो कुश भी आया बेटा चैट में, वन ऑफ माय फर्स्ट स्टूडेंट था ये कुश, आज भी हम लोग टच में हैं। ठीक है जी, तो सब बच्चे बोले हेलो टू कुश। ठीक है, तो सर जब मैंने लास्ट ईयर टीचिंग स्टार्ट करी थी इन फेब, सो कुश वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर कॉस्टिंग क्लासेस। चलिए, तो अभी कुश का एफएम का पेपर है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंट स्टोर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 3 months एंडिंग 31 मार्च। बेटा आपको क्या बनाना है, 3 महीने के लिए डेटा बनाना है। क्या डेटा बनाना है, मंथ वाइज कैश बजट ऑन रिसीट एंड पेमेंट बेसिस। आपको हर महीने का कैश बजट बनाना है रिसीट और पेमेंट के बेसिस पे। स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड।
अरे सर क्या ये फंड फ्लो स्टेटमेंट आ गया क्या? हाँ बेटा, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाने को आपसे बोला गया है। ठीक है जी, चलिए। तो बेटा हमें दो चीजें बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर, एक कैश बजट और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट। सर फंड फ्लो स्टेटमेंट तो बनाते थे 12th में, मुझे नहीं पता आपके अकाउंट्स के कोर्स में है कि नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया तो मैं आपको सिखा दूंगा। यार जब स्टडी के अंदर दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज है। चलिए, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? सर कैश इन हैंड एट बैंक दे रखी है 545,000 में से सारे नंबर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी है सर 300,000। डेटर्स है सर 2570, स्टॉक है 1300, क्रेडिटर्स है 2110, अदर क्रेडिटर्स 200, डिविडेंड पेबल 485, टैक्स ड्यू 320 और प्लांट 800। हमें सर कई सारे नंबर दे रखे हैं। क्या है सर? ये बैलेंसेज हैं ऑन 1 जनवरी 2022। चलिए आगे क्या दे रखा है सर हमें? बेटा जैन फेब मार्च की हमें क्या दे रखी है? बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट, जिसके अंदर सेल्स आ रही है, कॉग्स आ रही है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, बाकी कुछ इसमें नया नहीं है, बस सर ये कॉग्स वाला पॉइंट मुझे आपको समझाना था। कॉग्स दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स आपको दे रखा है। चलिए फिर बेटा आपको बजटेड बैलेंसेस एट द एंड ऑफ ईच मंथ दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, ट्रेड क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू और प्लांट। यहां पे सर इन्होंने डेप्रिसिएशन इग्नोर कर रखा है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन इग्नोर कर रखा है। तो बेटा इस तरीके से हमें तीनों महीने के बैलेंसेस दे रखे हैं। चलिए अब क्या पूछा? डेप्रिसिएशन अमाउंट टू ₹16,000 इज इंक्लूडेड इन द बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर ईच मंथ। बेटा इन्होंने कहा 60,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन हर महीने के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर रखा है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हमने किसको कितनी पेमेंट करी है, तभी तो हम बजट बना पाएंगे। हाँ जी, हम तभी बजट बना पाएंगे। तो बेटा अगर आप देखोगे कैश बजट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रिसीट। हमें सर रिसीट कितनी आई होंगी? तो बेटा क्या हमें सर यहाँ पे सेल का फॉर्मूला दे रखा है? नहीं सर। क्या हमें सर बता रखा है कि सेल कब कितनी रिकवर होगी? नहीं, हमें सर खुद अपनी मेहनत से बनानी है। कैसे बनाएंगे बेटा? हमें सर बैलेंसेस दे रखे हैं, तो हमें सर जैसे डेटर्स के बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। अगर मैं 1 जैन का भी बैलेंस यहां पे लिख देता हूं तो डेटर का कितना है मेरा सर 2570। ठीक है, तो बेटा 1 जनवरी को मेरे डेटर्स से 2570, 31 जैन को थे मेरे डेटर्स 2600, यानी कि सर जो मेरी सेल्स हुई है, कहाँ गई सर? सेल्स मेरी हुई है 2100 की। तो बेटा 2100 की मेरी सेल्स है। ठीक है जी, ओपनिंग डेटर जो हैं कितने हैं हमारे? 2570 ओपनिंग डेटर, और बेटा क्लोजिंग डेटर कितने हैं जो हमारे बेसिकली रिकवर नहीं हुए? वो है 2600। तो मेरे पास नेट कैश कितना रिकवर हुआ होगा? 2070। ठीक है, तो बेटा सेल्स से मैंने कितना पैसा रिकवर करा है? 2070 इन दी मंथ ऑफ जैन। कैसे निकाला मैंने? सर मैंने सेल्स ली इस महीने की, ओपनिंग डेटर्स कितने थे? 2570, क्लोजिंग डेटर्स कितने थे सर? 2600। 30 से मेरे डेटर्स बढ़ गए, इसका मतलब सर सेल्स में से 30 मैंने कम रिकवर करा होगा, अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में बोल सकूं तो बेटा 2070 का मैंने कलेक्शन किया है। तो बेटा अगर आप यहां पे देखोगे बजट में सेल्स में कलेक्शन आ रहा है 2070। ऐसी बेटा अगर मैं नेक्स्ट मंथ में बात करूं तो मेरा ओपनिंग था 2600, नेक्स्ट मंथ का था क्लोजिंग 2500, सेल्स कितनी थी? 1800। तो मैं यहां पे देखूं बेटा, अगर $1800 इज माई सेल्स, ओपनिंग कितना है? 2600, और क्लोजिंग कितना है बेटा? 2500। तो बेटा नेट आ गया हमारा 1900 की पेमेंट। ठीक है जी, तो हमने सर यहाँ पे 1900 की पेमेंट ले ली है। ऐसे ही बेटा हमने तीनों महीने की सबसे पहले सेल्स निकाल दी है। चलिए उसके बाद बेटा हमने क्या करा? हमने सर जरा पीएनएल भी पहले चर्चा कर लेते हैं। हमने सर सेल्स को सॉर्ट कर दिया, अब आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। बेटा अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखोगे तो आपके मेनली हमारे खर्चे क्या होंगे? मेनली हमारे साथ खर्चे होंगे जो लिंक होंगे हमारे परचेजेस से, है ना जी, परचेजेस से या फिर अदर क्रेडिटर से। ये सर हमारे दोनों ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लिंक्ड होंगे। तो चलिए सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर हम बात करें, मैं वर्किंग नोट पे आता हूं सीधे। हाँ जी,
बेटा हमने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी होगी, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा सर, कितनी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें ऐड करे अपने क्लोजिंग स्टॉक, लेस करे अपने ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। तो बेटा हमने बेसिकली नेट परचेजेस कितनी करी होंगी वो आई हैं। अभी हमारी क्या आई है, परचेजेस। क्या सर यही पैसा पे करा होगा, नहीं, इसमें हम बेटा क्रेडिटर्स और एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉक्स से परचेजेस पे आए, फिर बेटा परचेजेस से हम पेमेंट पे आएंगे। ठीक है जी। तो परचेजेस में बेटा हमने क्रेडिटर्स एडजस्ट कर दिए, उसके बाद बेटा हम पहुंचे नेट पेमेंट पे कि हमने सर क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक डिटेल में समझाऊं, बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 1635 पहले महीने की, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी सर 1300 की, और क्लोजिंग थी 1200 की, यानी कि सर हमने परचेज कितना करा होगा 1535 परचेज करा था, लेकिन सर हमारे ओपनिंग क्रेडिटर से 2000 के और क्लोजिंग थे 2110 के, तो हमने पेमेंट कितनी करी होगी 1645। तो बेटा इस तरीके से हमने पेमेंट निकाली सबसे पहले इसकी, क्रेडिटर्स की। तो बेटा हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर्स की पेमेंट आ चुकी है उसी फॉर्मूले के बेसिस पे, पहले कॉस्ट से आए परचेजेस पे, परचेजेस से आए पेमेंट पे। चलिए जी, उसके बाद बात कर लेते सर एक्सपेंसेस की। हमारे साथ अदर एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं 315, 270 एंड 255। सर डेप्रिसिएशन इसके अंदर से लेस कर देंगे क्योंकि सर डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है जी। तो हमने सर सब में से 60,000 माइनस कर दिया। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन आ सकता है सर डेप्रिसिएशन इसके अंदर भी तो इंक्लूड हो सकता है। हाँ बेटा, चाहे आप इसके अंदर मानो चाहे आप इसके अंदर मानो, किसी में भी एक जगह से आप लेस कर देना और जिस जगह से लेस होगा सर वहां का अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। ओवरऑल आपका पेमेंट वही आने वाली है, या तो आप 60,000 इसमें से लेस कर दो या इसमें से लेस कर दो। इंस्टीट्यूट ने बेटा एडमिन एक्सपेंसेस में कर रखे हैं तो हम भी वहीं से कर देते हैं। ठीक है जी। तो बेटा आपके एक्सपेंसेस में चेंज आ गया है। तो हमने सर पीएनएल से सारे आइटम निकाल लिए। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पे। बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सर 700 के इन्वेस्टमेंट थे हमने बेच दिए और फिर 200 के खरीद लिए, यानी कि फेब महीने में क्या हुआ होगा, हमने सर 700 का इनफ्लो आया होगा और मार्च में सर 200 का आउटफ्लो हुआ होगा। तो अगर आप यहां पे देखें ये 700 का इनफ्लो आ गया, ये 200 का आउटफ्लो आ गया इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आइटम में बात करें, डेटर्स हम डील कर चुके हैं, स्टॉक हम डील कर चुके हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हम डील कर चुके हैं, अदर क्रेडिटर्स में बेटा कोई भी चेंज नहीं है, 200 ही है, तो इसमें हमारा सर कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। डिविडेंड पेबल की बात करें तो बेटा हमारे जनवरी में आउटस्टैंडिंग थे, फरवरी में नहीं है, मतलब सर इसका आउटफ्लो हो गया होगा। तो इसका आउटफ्लो कहाँ आया, ये आ गया बेटा इसका आउटफ्लो। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं सर टैक्स ड्यू 320, इसका मतलब सर टैक्स का कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन की बात करें बेटा तो यहां से यहां तक हमने सर 800 का प्लांट परचेज करा है, यानी कि सर 800 का हमारा आउटफ्लो हो गया होगा। तो बेटा आप देखेंगे यहां पे हमारा 800 का आउटफ्लो हो गया है, और बेटा इसके बाद हमारा 1600 से 1550 हो गया है, यानी कि सर 50 रुपए का हमने सेल करा होगा। तो बेटा आप देखेंगे यहाँ पे 50 रुपए का हमारा इनफ्लो आ गया है। तो बेटा सारे हमारे इनफ्लो के आइटम और सारे हमारे आउटफ्लो के आइटम हमने कंप्यूट कर लिए हैं, और ये हमारा आ गया है क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। अच्छा पॉइंट यहाँ पे था सर कॉक्स और परचेजेस वाला। अब आते सर हमें जो सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि भैया हमारे फंड्स और सोर्सेस का जरा एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बना दो। फंड फ्लो स्टेटमेंट ही आपसे मांग रहे हैं, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट लिया, जो हमारा सर फंड फ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ, इसमें से आपने नॉन कैश एक्सपेंडिचर एड बैक कर दिया, आपका सर नेट फंड फ्लो हो गए हैं ऑपरेटिंग वाले। इसमें आपने सर जो सेल ऑफ प्लांट थी वो भी ऐड कर दिया। इसमें से बेटा आपने लेस करा है वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, लेस कर दिया आपने वर्किंग कैपिटल। ये कैसे सर, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी बनाया है। वो कैसे बनता है जी, देखते हैं। देखिए 1 जनवरी को आपको कितने करंट एसेट थे और कितनी करंट लायबिलिटी। सर जैसे हम बनाते हैं ना उसके अंदर अपना कैश फ्लो के अंदर, वैसे हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ही बना हुआ है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से हमने मूवमेंट देख ली। नेट मूवमेंट हमारी बेटा 875 आ रही है, मतलब सर हमारे जो करंट एसेट हैं वो नेट डिक्रीज हो रहे हैं, हमारी करंट लायबिलिटी सर इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब सर दोनों को मिला के हमारा आउटफ्लो इनफ्लो बन रहा है सर ये, तो हमने ये भी ऐड कर लिया है। ठीक है जी, हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब सर एक तरीके से हमारा इनफ्लो हो जाता है। 665 भी हमने ऐड कर लिया। तो टोटल बेटा हमारा जो इनफ्लो था वो 1285 आ गया। कैसे, 3 चीजों से, एक हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें हमने डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया, एक हमारे साथ जो सेल ऑफ एसेट था उससे, और तीसरा सर हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल से। ये पैसा लगा कहाँ सर, पेमेंट का डिविडेंड पे करने के लिए और प्लांट परचेज करने के लिए। तो ये पैसा सर हमारा यहाँ पे लग चुका है।
तो बेटा इस तरीके से हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बना लिया है। चलिए, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ हम अपनी तरफ से कंक्लूड कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले लूंगा। बेटा कौन सा क्वेश्चन था जो जी आप कह रहे थे कि हमें ये भी करा देना, मैं वो भी करा देता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है जी, तो 1 घंटा लगा, मुझे 1 घंटे की उम्मीद थी। इस चैप्टर को हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 9 कह रहे हैं भाई करा दो, मुझे 1 मिनट दो, मैं इलस्ट्रेशन 9 यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर हम इलस्ट्रेशन 9 भी कर लेते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली इंपोर्ट इलस्ट्रेशन 9। किसी बच्चे को कोई और डाउट है यहां तक, मुझसे पूछ ले। चलिए जी, बच्चों की 2 रिक्वेस्ट आई हैं। एक तो कह रहे सर ये वाला क्वेश्चन हार्ड है क्या, हार्ड लगा सर, इंपॉर्टेंट है क्या? बेटा देखो, स्टडी ने दे रखा तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, आए ना आए मुझे क्या पता, मैं कौन सा पेपर सेट करता हूँ। मैं पेपर सेट करता तो आउट कर देता। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ आप अपना जरा इंग्लिश पे कंट्रोल रखें, बाकी सारे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट क्वेश्चन की बात करें, फंड फ्लो को छोड़ दो। फंड फ्लो आपको बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप सिंपल सा देखो तो यार क्या है। हमने सर जितनी भी यहाँ पे सेल्स थी उसमें डेटा एडजस्ट करा। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, आपने सर सेल्स में आपने डेटा एडजस्ट करे, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, क्रेडिटर्स में बेटा आपने क्या करा, इन्वेंट्री और कॉग्स में आपने इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स एडजस्ट करे। बस यही तो एडजस्टमेंट थी, बाकी क्या था। एक्सपेंसेस बेटा सीधे सीधे आपने ऐसी लिख दिया, डेप्रिसिएशन हटा के। ठीक है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा सीधा आ गया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड सीधा सीधा आ गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा आ गया। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा आ गया, सेल ऑफ प्लांट भी सीधा सीधा आ गया। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करी बेटा, आपको इसमें क्या हार्ड लग रहा है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ बात कर लेते सर फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फिर से मैं समझाता हूँ बेटा, हमारे पैसे कहाँ पे आए कहाँ पे गए हमें वो समझाना है। तो बेसिकली हमने क्या करा, कितना हमारा नेट प्रॉफिट था वो, उसमें हमने एड बैक कर दिया डेप्रिसिएशन, हमारा आगे टोटल फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इससे बेटा हमने सेल ऑफ प्लांट ऐड करा। ठीक है, हमारा आ गया था 620। इससे बेटा हमारा जो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होना मतलब सर हमारा कैश जो मार्केट में लगा था वो हमारे पास वापस आ गया। सो दैट्स अ इनफ्लो, 1285 का वो हमारा इनफ्लो हो गया। इसके अलावा बेटा हमने प्लांट परचेज करा है 800 का, वो आ गया। और बेटा 485 का हमने डिविडेंड पे किया है। तो बेसिकली 1285 के मेरे पास फंड्स आए और मैंने उनको कहाँ अप्लाई कर दिया, 1285 मैंने कहाँ पे अप्लाई कर दिए वो है। हाँ, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं लेगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन का सिंपल सा फंड है, मैं समझा रहा हूँ आपको क्लास में, जिससे आप क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देके प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, कैश बजट के आने के चांसेस क्या हैं बेटा, मैंने जैसे बताया पिछले नवंबर 22 में आया था लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद से अब आ सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। पिछले 12 अटेम्प्ट में 3 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 बार 10 मार्क्स का और 1 बार 5 मार्क्स का। चलिए, वो इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, करने में बहुत आसान है। चलिए देखते क्या है। प्राची लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट टू होलसेल कस्टमर. It has 3 suppliers and 2 customers. Prachi relies on its clear fund forecast to manage its cash. You are an accounting technician for the company and have been asked to prepare a clear fund forecast project for the period Saturday 9 August to Wednesday 13th August. मतलब बेटा 9 अगस्त से 13 अगस्त तक का आपको क्लियर फंड फोरकास्ट बनाना है। अभी ये क्या होता है क्लियर फंड फोरकास्ट, उससे मैं आ जाऊंगा। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या है सर इन्फॉर्मेशन? रिसीट फ्रॉम कस्टमर, बेटा डब्ल्यू लिमिटेड है, 1 महीने का कैलेंडर हम इसे क्रेडिट पीरियड देते हैं। पेमेंट मेथड क्या है? बैक्स,
बैक्स क्या है सर, जो ऑनलाइन पेमेंट है उसको समझ लो, IMPS या NEFT को। तो ये तो हैंड टू हैंड आ जाती है, इसमें कोई लैग नहीं है। उसने 1 महीना हुआ, पेमेंट के लिए क्लिक करा और तुम्हारे अकाउंट में आ गई सेम डे। तो यानी कि अगर मान लो 9 अगस्त को सेल करिए तो 9 सितंबर को सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। या 9 जुलाई को जो सेल करिए वो आपके सीधे सीधे 9 अगस्त में अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है, सेम डे में। उसके बाद बेटा कह रखा है एक्स लिमिटेड को कोई क्रेडिट पीरियड नहीं देते हम, और इससे हम पेमेंट लेते हैं चेक में। लेकिन जो चेक होता है ना, वो हम अकाउंट में सेम डे लगा देते हैं, ठीक है, और वो 3rd डे पे होता है, ठीक है। मतलब सर अगर आपने आज हमारा चेक लिया है तो 1 2 3 यहां पे जाके आपका पास पैसा होगा, मतलब सेल के 3 दिन बाद आपके पास कैश इनफ्लो होगा, ये ऐसा कह रहे हैं। तो हमारे साथ सेल्स तो शॉर्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सप्लायर की बात करते हैं। बेटा ए लिमिटेड हमें 1 महीने का पीरियड देता है, बी लिमिटेड सर हमें 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देता है, सी लिमिटेड कोई क्रेडिट पीरियड नहीं देता है, ठीक है। ए का सर हमने पेमेंट मेथड है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सेम अमाउंट सेम फ्रीक्वेंसी पे बार बार जाता रहे, ठीक है। एक्चुअल परचेज एक्चुअल सेल कितने की भी हुई हो, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है सेम अमाउंट हमारा सेम फ्रीक्वेंसी पे बार बार जाता रहे, ठीक है। इसमें सर किस डेट को कितनी परचेजेस कर रखी है वो दे रखी है तीनों पार्टी से। देखेंगे सर किस डेट को क्या कंसीडर करना है। प्राची लिमिटेड हैज सेट अप एन स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर 45,000 अ मंथ टू पे फॉर सप्लाईज फ्रॉम ए लिमिटेड, दिस विल लीव प्राचीज बैंक अकाउंट ऑन 9 अगस्त। बेटा 9 अगस्त को 45,000 रुपए कटेंगे, भले ही हमने ए से कितने भी खरीदा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर 45,000 का, तो आउटफ्लो आपका 45,000 का ही होगा। चलिए, एवरी फ्यू मंथ एन एडजस्टमेंट इज मेड टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट सप्लाई परचेज, यू डू नॉट नीड टू मेक एनी दिस एडजस्टमेंट। अब बच्चों के दिमाग में आता है यार जब हर महीने 45,000 रुपए जा रहा है, परचेजेस हम अलग अलग अमाउंट की करते हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो वो कह रहे हैं कि उसकी एडजस्टमेंट थोड़े टाइम बाद हो जाती है, लेकिन आपको वो एडजस्टमेंट नहीं करनी है, आप सिंपल आउटफ्लो 45,000 का दिखा देना। प्राची विल सेंड आउट बाई पोस्ट चेक्स टू बी लिमिटेड सी लिमिटेड ऑन 9 अगस्त। बेटा 9 अगस्त को हम लोग पोस्ट से चेक भेजेंगे, ठीक है, जो सर 2 दिन बाद हमारे अकाउंट से निकलेगा। मतलब सर 9 अगस्त को अगर आपने पेमेंट करी है तो आपके 2 दिन बाद आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। वेजेस एंड सैलरी बेटा जुलाई की और अगस्त की दे रखी है आपको, वीकली वेजेस भी और मंथली वेजेस भी, ठीक है। फैक्ट्री वर्कर्स आर पेड कैश वेजेस वीकली, मतलब बेटा 1 वीक का लैग रहता है। दे विल बी पेड 1 वीक वेजेस ऑन 30th अगस्त। बेटा 13 अगस्त को 1 हफ्ते की वेजेस का आउटफ्लो होगा, ठीक है, जो कि हमने सर काम करा है जुलाई में, ठीक है। मतलब जुलाई में अगर हमने काम करा है 12,000 का, इसका पेमेंट कब होगा 13 जुलाई को, ऐसा वो कह रहे हैं। ऑल द ऑफिस वर्कर्स आर पेड सैलरीज मंथली बाई बैक्स। बेटा हमारे जितने भी ऑफिस वर्कर्स हैं उनको हम सैलरी बाई इंस्टेंट पेमेंट IMPS से दे रहे हैं, ठीक है। और जो हमने पे करेंगे वो 9 अगस्त को होगी। मतलब बेटा जो 56,000 की सैलरी है कब जाएगी आपकी 9 अगस्त को। अदर मिसलेनियस पेमेंट, अदर मिसलेनियस पेमेंट क्या बता रखी है, एवरी सैटरडे मॉर्निंग द पेटी कैशियर विड्रॉ 200 रुपए फ्रॉम द कंपनी बैंक अकाउंट फॉर द पेटी कैश, द मनी लीव्स प्राची बैंक अकाउंट स्ट्रेट अवे। बेटा 200 रुपए हर सैटरडे मॉर्निंग को आपका विड्रॉल होता है, तो 200 रुपए का आप आउटफ्लो दिखा देंगे। रूम क्लीनर इज पेड 30 रुपीज फ्रॉम पेटी कैश ऑन मंडे मॉर्निंग। बेटा रूम क्लीनर को आप 30 रुपए मंडे मॉर्निंग को पे करते हो, इसे भी आप आउटफ्लो नहीं दिखाओगे। क्यों, क्योंकि सर 200 रुपए जो आपने विड्रॉ करे थे ना, जिसको आप ऑलरेडी आउटफ्लो दिखा चुके हो, उसमें से 30 रुपए पे हुए हैं। तो जब 200 रुपए का एक बार आउटफ्लो दिखा दिए तो उसके अगेंस्ट जो आउटफ्लो हो रहे हैं वो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये कहीं नहीं आएगा। ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर्ड बाय टेलीफोन ऑन संडे, ठीक है जी, संडे को आप टेलीफोन से ऑफिस स्टेशनरी ऑर्डर करोगे, ठीक है, 300 रुपए की। ये सर कस्टमर कंपनी पे करेगी डेबिट कार्ड से, और ये पेमेंट सर कंपनी के नेक्स्ट वर्किंग डे से जाएगी। मतलब सर 10 अगस्त को आपने पेमेंट करी, 11 अगस्त को आपका आउटफ्लो हो जाएगा। 5 न्यू सॉफ्टवेयर विल बी ऑर्डर्ड ओवर द इंटरनेट ऑन 12 अगस्त एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6500। बेटा 5 सॉफ्टवेयर आपने ऑर्डर करे 6500 के। इसके नहीं सर चेक हम सेम डे पे भेज देंगे, जो कि प्राची लिमिटेड के अकाउंट से निकलेगा सेकेंड डे, मतलब 2 दिन बाद सर वो हमारा चेक कैश हो जाएगा, तो 2 दिन बाद उसका आउटफ्लो दिखा देंगे। द बैलेंस ऑन प्राचीज बैंक अकाउंट विल बी 2 लाख ऑन 9 अगस्त। बेटा ओपनिंग बैलेंस हमें 2 लाख का दे रखा है, ठीक है जी। दिस रिप्रेजेंट द बुक बैलेंस एंड द क्लियर फंड। प्रिपेयर अ क्लियर फंड फोरकास्ट फॉर द पीरियड सैटरडे 7th to August 13, ठीक है। 7 अगस्त से बेटा 13 अगस्त तक का आपको बनाना है। इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, सो शो क्लियरली द अनक्लियर्ड फंड फ्लोट ईच डे। बेटा अब ये अनक्लियर्ड को साइड रखो, पहले हम कैश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमने 9 अगस्त से, एक सेकेंड, 9 अगस्त से 13 अगस्त तक का बनाना है। चलिए, तो बेटा 9
10, 11, 12, 13। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर रिसीट की। मैं जरा कस्टमर पे आ जाता हूँ। बेटा इससे हमें 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं, मतलब सर 1 महीने बाद इससे पेमेंट रिसीव होगी, इंस्टेंट पेमेंट होगी। तो यानी कि सर जो 9 जुलाई को सेल करा होगा वो 9 अगस्त को रिसीव हो गई होगी, यानी कि 1,30,000 का इनफ्लो हो जाएगा हमारा 9 अगस्त को। ये अमाउंट कब होगा सर? सितंबर में होगा, तो उससे मुझे मतलब नहीं है, हमने 9 अगस्त को इनफ्लो दिखा दिया 1,30,000 का। ये आ गया जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी पार्टी की। दूसरी पार्टी का क्या कह रहे हैं सर? एक्स लिमिट को उसको हम कोई क्रेडिट पीरियड नहीं देते। इससे हमने सर 9 अगस्त को सेल करी थी 1,80,000 की, जो हमें ये चेक से पेमेंट करता है, और चेक बेटा 3 दिन बाद क्लियर होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 9 अगस्त को हमने सेल करी थी, 1, 2, 3, तीसरे दिन हमने सर इसका इन्फ्लो दिखा दिया 1,80,000 का। रिसीट्स का काम खत्म जी। अब बात कर लेते हैं सर पेमेंट की तीनों क्रेडिटर्स की, जो सप्लायर है हमारे। बेटा ए लिमिटेड को हम 45,000 रुपये देते, चाहे सर उसका बिल कितने का भी आ रहा हो, और वो 45,000 कब जाते हैं? 9 अगस्त को। तो बेटा 9 अगस्त को आपका 45,000 का आउटफ्लो दिख गया है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम बी लिमिटेड की। इससे सर 2 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है, और इसे हम चेक से पेमेंट करते हैं। तो पहली बात तो सर जो हमने जून की परचेज करी है वो हमारी सर 9 अगस्त को पेमेंट होगी, 9 अगस्त को चेक जाएगा। चेक जाने के बाद कितने दिन में पैसा निकलता है सर? चेक जाने के बाद 2 दिन बाद पैसा निकलता है। ठीक है जी। तो 75,000 से 9 अगस्त से 2 दिन बाद आपकी पेमेंट दिखा देंगे। ऐसी बेटा सी लिमिटेड की बात करें तो हमें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिलता हमें इससे, तो यानी कि 95,000 का ही हमने चेक काटा होगा, और ये भी बेटा 2 दिन बाद चला जाएगा। तो 2 दिन बाद हमें कितने की पेमेंट दिखानी होगी? 75,000 और 95,000 की। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने 2 दिन बाद 75,000 और 95,000 की पेमेंट दिखा दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर वेजेस की। बेटा वेजेस हमारी जो जुलाई में एक्रू हुई थी 1 वीक की, वो कब पे होंगी? 13 अगस्त को। साफ साफ लिखा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 13 अगस्त को बेटा हमने वेजेस की पेमेंट दिखा दी। सैलरीज की पेमेंट के लिए क्या बोला है? सैलरीज की पेमेंट बोला है सर 9 अगस्त को पे करेंगे, तो 56,000 हम 9 अगस्त को पे करने वाले हैं। आप कहोगे सर अगस्त की क्यों नहीं पे करेंगे? बेटा अगस्त की तो सितंबर में पे होगी ना, तो अभी तो जुलाई की पे हो रही है। तो बेटा 9 अगस्त को हमारी सैलरी पे होगी 56,000 की, वो हमने यहाँ पे दिखा दी है। सर सैटरडे मॉर्निंग को हमने 200 रुपए कैश विड्रॉ करा है, वो भी यहाँ पे आ गया है। उसके अलावा बेटा हमने स्टेशनरी ऑर्डर करी थी संडे को, लेकिन पैसे कटे हैं मंडे को 1 दिन बाद, तो हमने सर स्टेशनरी का आउटफ्लो दिखा दिया है। तो बेटा जितने भी हमारे कैश की चाहिए थी हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। ठीक है जी। और हमारा सर ये ओपनिंग बैलेंस देखा था, तो ये हमारा क्लियर्ड बैलेंस आ गया है। क्लियर मतलब सर जो हमें पता है कैश बजट इज माई क्लियर्ड बैलेंस। इसके अलावा बेटा अनक्लियर्ड बैलेंस कितना होगा? अगर हम देखें सर 1,80,000 हमें रिसीव हो गए थे, 1,80,000 हमें रिसीव हो गए थे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चेक। हमारे अकाउंट में कब आए सर? हमारे अकाउंट में आए वो यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके। तो वो 1,80,000 हम अपने अनक्लियर्ड बैलेंस के अंदर दिखाते रहे, ठीक है, जब तक वो क्लियर नहीं हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिसीट की। पेमेंट की बात करूं बेटा, तो हमने ये दोनों पेमेंट जो थी, इसका चेक कब काट के दिया था हमने? सैटरडे को। तो बेटा ये मेरे अनक्लियर्ड बैलेंसेस में दिखते रहे 1,70,000, यहाँ पे भी दिखा 1,70,000, और 300 रुपए किसके दिखे? स्टेशनरी जो परचेस करी थी वो भी हमारा अनक्लियर था, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे। यहाँ भी मैंने चेक तो काट दिया, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे नहीं गए। तो बेटा इसको मैं कैरी करता रहा, यहाँ पे जाके ये दोनों की पेमेंट हो गई, तो मैंने यहाँ पे इसे 0 कर दिया है। ठीक है, और ये बेटा आ रहा है मेरे सॉफ्टवेयर का, जिसका मैंने सर पेमेंट कर दिया है, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे। तो 6,500 आपका सॉफ्टवेयर का अनक्लियर बैलेंस आ रहा है। तो बेटा इस तरीके से आप अनक्लियर अमाउंट भी यहाँ पे बता देंगे। ठीक है जी। तो बस इसमें खाली एक ही नया पॉइंट था अनक्लियर वाला। ऊपर वाला तो बेटा पूरा पार्ट बहुत ही सिंपल था, बस क्वेश्चन बहुत बड़ा बना रखा है, करने में सर बहुत ही छोटा सा और आसान सा है। चलिए जी, तो समझ गया क्लियर हमारा सर, जो कैश बजट बनता है एज इट इज उसी को हम क्लियर फंड स्टेटमेंट कहते हैं। अनक्लियर कौन सा सर? जो हमारे पास आ गया, चेक लगा दिए, लेकिन सर अभी क्लियर नहीं हुआ है, दैट इज माई अनक्लियर। चलिए जी, तो हमने बेटा ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है मुझसे फटाफट पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो हम आज का सेशन कंक्लूड कर सकते हैं। और कल सुबह से बेटा हमारी टेस्ट सीरीज रिज्यूम हो जाएगी, जितने टेस्ट हमारे पेंडिंग थे वो धीरे धीरे करके आने लगेंगे। ठीक है जी, सबको क्लियर है? फटाफट बोल दिए सर, क्रिस्टल क्लियर। और फिर आज की हम क्लास कंक्लूड करते हैं। ठीक है, और बेटा अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में जो डिस्कशन ग्रुप है उस पर आप मुझे पहले ही पोस्ट कर दिया करो, तो मैं आपको इंक्लूड करके ले आऊंगा, अगर वैसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्लान नहीं कर रखा इंक्लूड करने का। ठीक है, जैसे मुझे पता है सर ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल अगर आपको सीखना है, जानना है, तो
देखो क्वेरीज का तो मैं सबका जवाब देता ही हूँ आपकी, है ना, तो आप पहले ही पोस्ट कर दिया करो, तो मैं पहले से करके ले आया करूंगा। चलिए जी, इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और बेटा कल हमारा, मैंने आपको 5 दिन का शेड्यूल दे दिया। देखो 31 अगस्त तक हमारा रिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने 5 दिन का शेड्यूल दे दिया है। कल हम सर कॉस्ट का चैप्टर उठाएंगे, परसों हमारा रिसीवेबल्स होगा, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स, और सैटरडे को हमारा होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसलिए सैटरडे की नहीं रखा क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा टाइम चाहिए। मैं टारगेट करके आऊंगा 3 से 3.5 घंटे का, लेकिन हो सकता है आपकी क्वेरीज की वजह से वो और भी लंबा चला जाए सेशन। ठीक है जी, तो डिपेंड करेगा कि हम उसे एक सेशन में करते हैं कि 2 सेशन में, वो सैटरडे को देखेंगे। अभी बेटा हम 5 दिन के अंदर इसको खत्म कर देंगे पूरा अपना कॉस्ट और एफएम, जैसा मैंने कमेंट किया था। ठीक है जी, चलिए तो बेटा यहां पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं। एबीपी कह रहे हैं सर टेलीग्राम सच में बैन हो जाएगा। देखो बेटा मैं बताता हूं, कुछ साल पहले चाइनीज एप्स बैन हुई थी ओवर द सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है जी, टेलीग्राम में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कुछ एलिगेशन हैं। ठीक है, ये रशिया की है ऐप जितना मुझे पता है। ठीक है, और इतना ज्यादा कुछ रशिया इंडिया के बीच में इश्यूज है नहीं। ठीक है, तो मुझे चांसेस कम लगते हैं। स्टिल मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, अगर टेलीग्राम ऐप बंद होती है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग आ जाना, मैं आपको शेयर कर रखा है लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम पे, आप उस पर कनेक्ट कर लेना। अगर बंद नहीं होती है तो टेलीग्राम पे चलते रहेंगे, क्या दिक्कत है। कितनी कहनी सर मार्जिनल कॉस्टिंग के सॉल्यूशन अपलोड कर दो। बेटा मैं कर देता हूं, मैं कल था नहीं, ट्रैवल कर रहा था, इसलिए कल कुछ नहीं कर पाया मैं। ठीक है, आज से आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए जी, इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।